आर्मस्ट्रॉन्ग। इस वीडियो में हम नासा की कुछ ऐसी फाइल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उन फाइल में से कुछ ऐसे केसेज हैं जिन्हें कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस में थे तब उन्होंने अपनी लाइफ के लिए काफी संघर्ष करने पड़े। एक स्काई डाइवर जो बहुत क्लोज एनकाउंटर के बाद भी जिंदा रह गया जब वे स्काई डाइविंग कर रहे थे। लेकिन वो क्लोज एनकाउंटर किसके साथ था, क्या उन्होंने किसी एलियन से मुलाकात की, जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके मुताबिक आने वाले टाइम में हमारी पृथ्वी के चांद पर एक यूएस मिलिट्री एयरबेस बनाया जाएगा। नासा के कुछ ऐसे मिशन जिन्हें सुनकर हर कोई परेशान हो जाएगा और बहुत परेशानी में पड़ जाएगा, जिसने हमारे कई साइंटिस्टों को बहुत प्रभावित किया। मून जर्नी। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में थे तो उनका स्पेसक्राफ्ट जेमिनी 200 माइल पृथ्वी से ऊपर कंट्रोल से बाहर हो गया, जो कि एक रूटीन मिशन था। लेकिन वो एक ऐसा मिशन बन गया जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें अब तक का सबसे ज्यादा फेमस एस्ट्रोनॉट माना जाता है, उनके लिए वो मिशन एक डेथ का एक्सपीरियंस करने वाला मिशन बन गया था। मार्च 1966 में एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेव स्कॉट ने चांद पर सबसे पहले जाने का एक इम्पोर्टेंट कदम लिया। डॉकिंग मैन्यूवर एक मानव रहित रॉकेट बूस्टर है। आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट दोनों ही ऐसे एस्ट्रोनॉट थे जिन्हें बहुत ही इंटेलिजेंट माना जाता था। शायद यही रीजन था कि नासा ने उन्हें ही सबसे पहले चांद पर भेजने का डिसीजन किया, जिसे सबसे पहले उन्हें अर्थ के ऑर्बिट में 3 दिन का मिशन पर भेजा गया, जिसके लिए उन्होंने जेमिनी डॉकिंग मैन्यूवर का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो स्पेस में थे तो उनका स्पेस कंट्रोल से बाहर होने के कारण वो उन्हें स्पेस में ऐसी जगह ले जा रहा था जिसे अभी किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। ये मिशन नासा या यूएस स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यूएस स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर इस मिशन के सक्सेस पर ही डिपेंड करता था। शुरुआती समय में ऐसा लगा कि ये मिशन बहुत अच्छी तरह पूरा होने वाला है, और जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था तब ये घटना के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट का कॉन्टेक्ट मिशन कंट्रोल से टूट गया। और ऐसा होने के कुछ समय बाद डेव स्कॉट ने बहुत बड़ी शॉक देने वाली डिस्कवरी करी। उन्होंने ये पता लगाना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ, और तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये देखा कि उनका स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से अपने आप ही घूमने लगा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की और उन्होंने अपने डॉकिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया ताकि वो अपने स्पेसक्राफ्ट को अनचाहे तरीके से घूमने से रोक सकें। जेमिनी स्पेसक्राफ्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम वो स्पेसक्राफ्ट ठीक नहीं हुआ। तभी उसके बूस्टर की वजह से वो बहुत तेजी के साथ जोर जोर से घूमने लगा। जो मिशन एक रूटीन मिशन होने वाला था अब एक जिंदगी की लड़ाई बन गई थी, जिसके वजह से अब आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट को बहुत ज्यादा जी फोर्स का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन दोनों ने मसल टेस्टिंग टेक्निक का यूज करना शुरू किया ताकि वो उस जी फोर्स के प्रभाव को अपनी बॉडी पर पड़ने से कम कर सके। लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट का घूमना अब और तेज हो गया था, जिसे रोकना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। अब उन एस्ट्रोनॉट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और उस स्पेसक्राफ्ट के जोर जोर से घूमने के कारण उन एस्ट्रोनॉट को कुछ भी अच्छे से दिखाई देना भी बंद हो गया था। लेकिन वो सिर्फ ये सोचने में लगे थे कि क्या इस परेशानी का मेन रीजन उनके स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर थे या नहीं। इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये डिसाइड किया कि वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर को बंद कर देंगे ताकि वो उसे घूमने से रोक सके। लेकिन उन थ्रस्टर्स को बंद करते समय भी आर्मस्ट्रॉन्ग को जी फोर्स का सामना करना पड़ रहा था, और बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे बंद करने में सफल हुए। अब आर्मस्ट्रॉन्ग सोच रहे थे कि आखिरकार अब उनका स्पेसक्राफ्ट घूमना बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी उनका स्पेसक्राफ्ट बिना रुके घूम रहा था। तब उन्होंने और प्लान्स के बारे में सोचना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि उनके पास एक लास्ट चांस है, जो कि उस स्पेसक्राफ्ट के ना यूज किए गए री एंट्री थ्रस्टर्स थे। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग उन री एंट्री थ्रस्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करते तो शायद वो उस स्पिन को रोक सकें। इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग उन री एंट्री थ्रस्टर्स को शुरू करते हैं और काफी सोच कर अपने प्लान की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और आखिरकार इस प्लान ने उन दोनों एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट को घूमने से रोकना बंद कर दिया। लेकिन अब उनका सामना एक और परेशानी से होने वाला था। ये मिशन 3 दिनों तक चलने वाला था, लेकिन इसके लॉन्च से 10 घंटे बाद ही इसे रोक दिया गया, और आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी स्कॉट जापान से 500 माइल दूर पैसिफिक ओशन में लैंड करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट के लिए ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब वो धरती पर लैंड करते हैं। जैसे ही वो अपने स्पेसक्राफ्ट के हैच को ओपन करते हैं, उन्हें उस साउथ पैसिफिक ओशन के स्मेल मिलती है, मानो जो हमेशा सभी एस्ट्रोनॉट को वहां पर वेट करती है। लैंडिंग के बाद अब समय था कि उस प्रॉब्लम के मेन रीजन का पता लगाया जाए, जिसके जांच में ये पता चला कि उस स्पेसक्राफ्ट में एक मॉड्यूल थ्रस्टर्स खराब होने के कारण वो एक ही पोजीशन में रुक गया था, जिसका मतलब था कि जब उन थ्रस्टर्स को बंद कर दिया गया तब भी वो बंद होने की जगह हर टाइम चालू ही रहा, जिसने उन एस्ट्रोनॉट की लाइफ को डेंजर में डाल दिया था। अच्छा हुआ वो दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली अर्थ पर वापस आ गए, और नासा ने
अपने अगले मिशन से पहले उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में 3 साल का वक्त लगाया ताकि आगे किसी मिशन में ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और उन 3 सालों के बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने, जो हम सब इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। क्लोज मेटेरियल एनकाउंटर पृथ्वी से 12,000 फीट ऊपर एक ऐसे जानलेवा एक्सपीरियंस था जो बाद में एक साइंस मिस्ट्री बन गई और सभी जगह एक वायरल न्यूज की तरह फैल गई थी। हमेशा ये देखा जाता है कि साइंटिस्ट स्पेस में मिस्ट्रीज ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी वे मिस्ट्रीज साइंटिस्ट तक खुद चलकर आती है, जिनमें से 17 जून 2012 को कुछ ऐसा ही हुआ था। स्काई डाइवर्स एंडरसन हेल्मस्टोन नॉर्वेन कंट्री साइड हवा में 100 माइल पर आवर से नीचे आ रहे थे जब उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि उन्होंने कोई अजीब सी चीज को गिरता हुआ देखा। वे जो कुछ भी था बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा था, जो एंडर्स के बहुत पास से गुजरा था, जिसकी स्पीड किसी का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। जब एंडर्स अर्थ पर वापस आए तो उन्होंने अपने कैमरे की फुटेज चेक की, जिसे उन्होंने अपने हेलमेट के कैमरे से रिकॉर्ड करी थी, ताकि वे उस चीज का पता लगा सके जिसे उन्होंने आसमान से गिरता हुआ देखा था, और ये पता लगा सके कि आखिरकार वो क्या चीज थी। जब एंडर्स ने उसे देखा तो वो एक चट्टान जैसा दिखा, लेकिन वो देखने के बाद एंडर्स इतने श्योर नहीं थे और वो सोचने लगे कि वो कहाँ से आया होगा। क्या वो उनके अंडर सर एज से अटैच था, जो उनके स्काई डाइविंग करते समय उनसे अलग हुआ होगा? लेकिन उनके साथ जो और लोग थे उन्होंने ऐसा कुछ भी उनसे अलग होता नहीं देखा। तो क्या किसी ने आसमान में से वो चीज एंडर्स की ओर फेंका था? इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वे ओस्ला हेंस में नासा के एक साइंटिस्ट की ओर रुख करते हैं। एमंडसन उस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हैं और इस कंक्लूजन पर आते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक मीटियोर ही है, जो कि स्पेस में गिरते समय उनके कैमरे से रिकॉर्ड हो गया है। और उस फुटेज को यूज करते हुए एम्बंडसन ने उस मीटियोर के साइज का अंदाजा भी लगाते हैं। एंडर्स बहुत लकी थे कि वो उस मीटियोर से बच गए, जो शायद उनकी जान भी ले सकता था। क्या वो सच में आउटर स्पेस से आता एक मीटियोर था जिसे एंडर्स का एनकाउंटर हुआ था या नहीं? ज्यादातर जब भी कोई मीटियोर अर्थ पर आता है तो वो मीटियोर एक तेज आवाज और आग के साथ नीचे गिरते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उस वीडियोस में दिखाई दे रहा था वो ना किसी तेज आवाज से और ना ही किसी आग के साथ गिर रहा था। वीडियो के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट बहुत ही काले रंग का था, जो कि एक मीटियोर की जैसा दिखाई दे रहा था। ये पहली बार होगा कि किसी ने एक मीटियोर के डार्क फ्लाइट के समय देखा है। अगर इसे सच साबित करना था तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, जो कि उस मीटियोर को ढूंढ निकालना था। उस ऑब्जेक्ट की साइज कैलकुलेशन के बाद ये आइडिया लगाया गया कि वो एक अंगूर के साइज का मीटियोर था, जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। उस मीटियोर की खोज में लोगों की एक टीम ने एक शहर के छोटे से नॉर्वेन एरिया को खोज जारी रखी, लेकिन वो अपनी रिसर्च में कामयाब नहीं हुए और एंड में वो डिसाइड करते हैं कि वो उस वीडियो को पब्लिक कर देंगे, ताकि उस मीटियोर के बारे में सभी जान सके और जल्दी से जल्दी खोजने में उनकी हेल्प कर सकें। जैसे ही उस वीडियो फुटेज को पब्लिक किया गया, उसे कुछ दिनों में ही 5 मिलियन ज्यादा लोगों ने देखा और हर कोई यही कोशिश करने में लगा कि उस मीटियोर को सबसे पहले ढूंढ निकाले और उस मीटियोर की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। उन 5 मिलियन लोगों में से एक थे नासा के फिजिसिस्ट फिल मेडजर, जिन्होंने जैसे ही उस मीटियोर के बारे में सुना तो उनके नजर में नासा का एक सॉफ्टवेयर आया, जिसे पिछले 10 साल से बनाया जा रहा था, जो ऐसे ही मीटियोर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। मेडजर्स कटिंग एज सॉफ्टवेयर को नासा के शटल ओडिंग्स को स्पेस के मलबे से बचाने के लिए यूज किया गया था, जिसका यूज करके उन्होंने इस टीम के एविडेंस से पता लगाया था कि उनके बताए जा रहे साइज से थोड़ा अलग था। उन्होंने इस नासा के सॉफ्टवेयर में हर एक इन्फॉर्मेशन को फीड किया और ये एस्टिमेशन की कि वो ऑब्जेक्ट का साइज एक पार्टिकल जितना था, और उस सॉफ्टवेयर से ये पता चला कि वो ऑब्जेक्ट नॉर्वेन की टीम के बताए जा रहे साइज से बहुत ज्यादा छोटा था, और पता चला कि वो ऑब्जेक्ट सच में एक अंगूर जितना ही था। अब उस पार्टिकल के साइज के बारे में पता चल गया था, और एक क्वेश्चन ये था कि इस बार सॉल्व करने की बारी थी कि वे ऑब्जेक्ट उस टाइम क्यों गिरा जब उस जगह लोग स्काई डाइविंग कर रहे थे, जिनके आंसर के लिए मेडजर उन स्काई डाइविंग की फ्लाइट पाथ को देखना शुरू करते हैं ताकि वे किसी क्लू को ढूंढने में सफल हो सकें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वे देखते हैं कि वो स्काई डाइवर्स एक विंग सूट का इस्तेमाल कर रहे थे और वो एक चमगादड़ की तरह हॉरिजॉन्टली उड़ रहे थे, और जैसे ही उन स्काई डाइवर्स ने अपना पैराशूट ओपन किया वो वर्टिकली नीचे आने लगे। वीडियो के देखने के बाद पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट एंडर्स के पैराशूट ओपन करने के ठीक 12 सेकंड बाद ही उनकी वीडियो में दिखाई देता है। नासा के सॉफ्टवेयर से एक बात पता चलती है कि जिससे एंडर्स का एनकाउंटर हुआ था वो कोई स्पेस से आता मीटियोर नहीं था, वो एक पत्थर का टुकड़ा था जो उनके पैराशूट से तब अलग हुआ जब उन्होंने आसमान में उसे ओपन किया, जिसे लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर मीटियोर समझा था। रियल में एक पृथ्वी के पत्थर का ही टुकड़ा निकला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह आज तक पता नहीं चला। मिलिट्री बेस ऑन मून प्रोजेक्ट होराइजन अपोलो 17 की एक मून फोटो में एक अजीब सा ट्रायंगल देखा गया, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि
कि वो मून पर बनाया गया कोई पिरामिड होगा। हाल ही एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मिलने से पता चलता है कि यूएस चांद पर एक मिलिट्री लूनर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट बनाने जा रहा था, एक मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम जिसे कैमरे से क्लिक किया गया। ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है। नासा को एक पीसफुल एक्सप्लोरेशन एक्सपीरियंस एजेंसी मानकर बनाया गया था, लेकिन अब ये सुनकर नहीं लगता कि नासा अपने सिद्धांतों का पालन कर रहा है। दिसंबर 1972 में अपोलो 17 ने चांद के टॉरस लिट्रो वैली में लैंड किया, जहां जाने वाले जियोलॉजिस्ट हैरिसन आज तक के इकलौते इंसान हैं जो इस जगह को विजिट करके आए हैं, जिन्होंने वहां पर 4 कैमरों से हजारों फोटो क्लिक करी थी, जिन्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। उनमें से कुछ फोटोज तो बहुत फेमस हो गई थी, लेकिन कुछ फोटोज सदियों के लिए एक अंधेरे में खो गई थी। 2008 में कुछ नो सी के इन्वेस्टिगेशन ने अपोलो 17 के एक फोटो का खुलासा किया, जो दूर से देखने पर एक काली फोटो से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही हम उस फोटोज में जूम करते हैं तो हमें उस फोटोज के सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जो पास से देखने पर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इमेज एनालिस्ट मार्क डेंटोनियो ने इस फोटो को काफी अच्छी तरह स्टडी किया और जुलाई 2014 में एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि यूएस चांद पर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाने की फिराक में था। ऐसा एक 18 पेज का डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जिसे प्रोजेक्ट होराइजन कहा गया है, ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, जिसे पढ़ने के बाद कोई भी उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स को जान सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।